Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. In the last lecture, actually the first lecture of artificial intelligence, we started techniques of knowledge representation, and we discussed one technique, that is logical representation. And now in today's lecture, we will discuss the next three techniques of knowledge representation. The other three techniques are semantic network representation, frame representation, and production rules. Then let's start with the second one, and which is semantic network representation. Semantic network representation is actually a form of knowledge representation, and coming to the definition of semantic network is actually a graphical notation, yeah, or we can say that it's a graphical form of network in which we represent knowledge in which form, in patterns of interconnected nodes. जैसे कि हमें पता है कि नोड्स में एक नेटवर्क में जितने भी कंपोनेंट सॉरी जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स डिवाइसेस जो चीज़ें भी लगी होती हैं जिसके साथ जिन दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था नेटवर्क में, उसे हम नोड्स कहते हैं। तो सिमेंटिक नेटवर्क इसी तरह से तमाम इंटरकनेक्टेड नोड्स के पैटर्न्स को फॉलो करता हुआ एक ग्राफिकल फॉर्म में नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। सिमेंटिक नेटवर्क्स में दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और नोड्स, और उन दोनों के दरमियान में लिंक्स। तो बेसिकली हम यूं एक एलैबोरेटेड फॉर्म में कह सकते हैं कि हमारे सिमेंटिक नेटवर्क में नोड्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, और लिंक पर लेबल्स होते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं, ये आप इसको यूँ समझ लें जिस तरह ग्राफ्स होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर में ग्राफ्स पढ़े जाते हैं। तो ग्राफ्स डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है लेबल्ड ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें आपको डायरेक्शन पता है और हर डायरेक्शन की ऊपर लेबल भी है जो बता रहा है कि कौन सा पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा है और मूव क्यों कर रहा है, वो उसका एक्चुअली लेबल है। तो सिमेंटिक नेटवर्क इसी तरह से कुछ जो है वो बनते हैं। सिमेंटिक नेटवर्क्स को हम एसोसिएटेड या एसोसिएटिव नेटवर्क्स भी बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि सिमेंटिक नेटवर्क्स में तमाम नोड्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए होते हैं। फिर सिमेंटिक नेटवर्क से पहले हमने जो पहली टाइप पढ़ी, काइंड पढ़ी, सिमेंटिक नेटवर्क, जो कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन थी। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का ही एक अल्टरनेटिव मेथड है सिमेंटिक नेटवर्क। तो दूसरी बात ये कि इसको हम लेबल डायरेक्टेड ग्राफ भी बोलते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक ग्राफ की शक्ल में जो है इसकी एक डायग्राम बनती है, नेटवर्क बनता है, तो इसको हम लेबल्ड डायरेक्टेड ग्राफ भी बोलते हैं। इसके अलावा जो मेजरली हम सिमेंटिक नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं वो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए या स्ट्रक्चर्स को रिवील करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कुछ कंसेप्चुअल एडिशन भी सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मकसद ये कि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर समझना हो या समझाना हो तो सिमेंटिक नेटवर्क इस चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। और मेजर कंपोनेंट सिमेंटिक नेटवर्क्स के लेक्सिकल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सिमेंटिक कंपोनेंट, प्रोसीजरल पार्ट। लेक्सिकल कंपोनेंट और ये सिमेंटिक कंपोनेंट, ये तो हम पीछे लॉजिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के स्टार्ट में भी हमने डिस्कस किया। वो जो कि कुछ यूँ था कि लेक्सिकल में हम एक्चुअली क्या क्या चीज़ स्टडी करते हैं, नोड्स डिनोटिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, और लिंक्स आर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, लेबल्स डिनोट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। नेटवर्क के अंदर जो नोड्स और जो लिंक्स बने हुए हैं उनका आपस में फिजिकल क्या रिलेशनशिप बन रहा है और वो उसमें क्यों मौजूद है नेटवर्क में, लेक्सिकल कंपोनेंट ये डिफाइन करता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमें उन तमाम नोड्स और लिंक्स का एक स्ट्रक्चर बना के देता है, जिससे हमारा एक नेटवर्क जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में आ जाता है। सिमेंटिक नेटवर्क हमें कुछ डेफिनेशन देता है लिंक्स और लेबल्स की और उन में मौजूद नोड्स की, कि वो चीज़ें क्या हैं और वहाँ पर क्यों हैं। प्रोसीजरल पार्ट में हम देखते हैं, इसमें कंस्ट्रक्टर्स आते हैं। कंस्ट्रक्टर्स वो है जो कि नोड्स और लिंक्स बना रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वही अलाउ करते हैं कि नेटवर्क के अंदर कोई नया नोड या कोई नया लिंक जो है वो शामिल हो जाए। जबकि कोई लिंक या नोड रिमूव करना हो अगर नेटवर्क में से, तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर्स जो है वो यूज़ होते हैं। सिमेंटिक नेटवर्क के यूजेस हमारे सामने पास हो कुछ यूँ हैं कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की निस्बत
सिमेंटिक नेटवर्क जो एक ज़्यादा नेचुरल मेथड है, या यूँ कह लीजिए कि नेचुरल काइंड है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की, जो कि एक नेचुरल फॉर्म में नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। नेचुरल फॉर्म मतलब जिस तरह नेचुरली हम अपनी डेली लाइफ की डीलिंग्स करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से कुछ है चलता है। आगे ग्राफ्स की शक्ल में आपको आएगा तो एग्जांपल तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Semantic network permits using of effective inference algorithm. Inference algorithm बेसिकली कुछ ग्राफिकल एल्गोरिथम्स होते हैं। तो semantic network जो है इन ग्राफिकल एल्गोरिथम्स को कुछ इफेक्टिव वे में यूज़ करने में हेल्प करता है। सिमेंटिक नेटवर्क सिंपल होते हैं और आसानी से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, आसानी से समझे भी जा सकते हैं। इसके अलावा सिमेंटिक नेटवर्क हमें अलाउ करते हैं एक सिंपल अप्रोच को यूज़ करना, जिसको हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम स्पेस को कवर करने के लिए हम सिमेंटिक नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं ईजिली। इसके अलावा सिमेंटिक नेटवर्क गिव्स एन अप्रोच टू मेक द ब्रांचेस ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। मिलते जुलते कंपोनेंट्स या एक दूसरे से रिलेटेड एक लिंक की फॉर्म में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी इस अप्रोच को स्टडी करना या डील करना, ये सब भी हम सिमेंटिक नेटवर्क में इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की निस्बत सिमेंटिक नेटवर्क एक ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। डिसएडवांटेजेस कुछ यूँ हैं सिमेंटिक नेटवर्क्स के। पहली बात तो ये कि देयर इज़ नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर लिंक नेम्स। लिंक जो नोड्स के दरमियान में आ रहे हैं, यानी दो चीज़ों को हम लिंक कर रहे हैं, उस लिंक की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई उसका प्रॉपर नेम नहीं है। आप जिस तरह चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। सिमेंटिक नेटवर्क्स ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। इनको बनाने वाला जो भी होता है, उस बनाने वाले यानी क्रिएटर पर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे या कितने मेच्योर या इमेच्योर से डेवलप हुए हैं। Links are not alike in function or form. Confusion in links that asserts relationship and structural links. लिंक्स हमेशा हर नेटवर्क में, हर सिमेंटिक नेटवर्क में एक जैसे नहीं होते, वेरी करते हैं रिलेशन टू रिलेशन या स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। लिंक्स ऑन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ओनली बाइनरी रिलेशंस। ऑब्जेक्ट्स पर जो लिंक लगाए जाते हैं सिमेंटिक नेटवर्क्स में, वो सिर्फ बाइनरी रिलेशंस को शो करते हैं। Negation and disjunction and general taxonomical knowledge are not easily expressed. सिमेंटिक नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए हम निगेशन, डिसजंक्शन, इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के, उन्हें हम आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सिमेंटिक नेटवर्क की कुछ टाइप्स हैं जो बेसिकली जनरली आम तौर पर यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहली है डेफिनेशनल नेटवर्क्स। डेफिनेशनल नेटवर्क्स हमें नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी चीज़ को डिफाइन करने की चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, यानी एक काइंड ऑफ डेफिनेशन एक किसी भी चीज़ की शामिल हो रही है इसमें। These networks emphasizes and deals with only the subtype or is the relation between a concept type and a newly defined subtype. डेफिनेशनल नेटवर्क्स डील करते हैं कुछ सब टाइप काइंड ऑफ रिलेशंस को, या कुछ ऐसे रिलेशंस को जिसको हम कहते हैं कोई कॉन्सेप्चुअल हो और उसमें इज आ यानी इज आ का वर्ड यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ डायग्राम में आपको शो हो रहा है या ग्राफ साइड पे है, कैट इज़ अ मेमल, कैट हैज़ 4 लेग्स। ये जो इज आ और हैज़ ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, ये एक्चुअली डिफाइन कर रही हैं दो ऑब्जेक्ट्स को और एक्चुअली उनकी सब टाइप्स को। दूसरी है assertion networks. Assertion networks are designed to assert propositions in intended to state recommendations. Mostly data in an assertion network is genuine unless it is marked with a model administrator. पहली बात तो ये कि assertion networks में जो भी डाटा हम यूज़ करते हैं वो genuine होता है और इसको यूज़ किया जाता है propositions की शक्ल में। propositions हमें पता है वो होती हैं स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जिस तरह डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि अगर कोई एक सब्सटेंस है तो सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, मटेरियल या इमटेरियल। अगर वो मटेरियल है तो मतलब उसकी कोई बॉडी है, अगर वो इमटेरियल है तो वो स्पिरिट है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम मटेरियल हैं, हमारी एक बॉडी है, अगर हम मटेरियल ना हो तो हमारे बॉडी नहीं होगी, हमारी सिर्फ रूह होगी, वो स्पिरिट है। इसी तरह से अगर बॉडी है तो बॉडी एनिमेट हो सकती है या इन एनिमेट हो सकती है। अगर एनिमेट है तो वो लिविंग है, अगर इन एनिमेट है तो वो मिनरल है। और अगर लिविंग है तो वो सेंसिटिव होगी या इनसेंसिटिव होगी। सेंसिटिव है तो वो एनिमल है, इनसेंसिटिव है तो वो प्लांट है। एनिमल सेंसिटिव यानी हम ह्यूमन बींग भी एनिमल्स हैं, हम सेंसिटिव होते हैं, प्लांट सेंसिटिव नहीं होते। अगर एनिमल है तो रिलेशनल है और रैशनल है और या इरेशनल है। इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो ये असर्शन नेटवर्क्स कहलाते हैं।
थर्ड टाइप है एप्लीकेशन नेटवर्क्स। ये इसमें हम कुछ प्राइमरी कनेक्शन यूज़ करते हैं नोड्स के लिए, यानी नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो बुनियादी कनेक्शन बनते हैं हम वो यूज़ करते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में अगर दो ऑप्शन दिए हैं आपके पास सामने ग्राफ में, रिसेंटली रेन्ड, स्प्रिंकल एंड यूज़। अब इन दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन ट्रू है हमारे पास वो रिसेंटली रेन्ड है। तो रेनी सीजन में मोस्टली ये कुछ ऐसा होता है। उसके बाद अगर रिसेंटली रेन्ड है तो ग्रास जो वेट होती है और स्लिपरी, यानी एक साइकिल चलता है, एक लिंक चलता है जो इम्प्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है। एग्जीक्यूटेबल नेटवर्क contains mechanisms that can cause some changes to the network itself by incorporating some techniques। ऐसा नेटवर्क या ऐसी टेक्निक जिसमें कुछ टेक्निक्स को, कुछ एडिशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए नेटवर्क खुद अपने आप को चेंज कर ले, इनको हम एग्जीक्यूटेबल नेटवर्क कहते हैं। Learning networks, these are the networks that build and extend their relationships by acquiring knowledge through examples। लर्निंग नेटवर्क्स हमारे पास नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ के थ्रू लर्न हो रही है चीज़, और लर्न होने के बाद हमें एक नई चीज़ जो है सामने आ रही है। तो ये एक ऐसे नेटवर्क्स हैं जो कि खुद को बिल्ड करते हैं या एक्सटेंड करते हैं अपने आप को कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स की बेस पर। हाइब्रिड नेटवर्क्स, हाइब्रिड का वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है इट मीन्स कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स। तो हाइब्रिड नेटवर्क्स भी ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा, पिछली जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़ी उन सबको इकट्ठे मिलाकर या तो यूज़ हो रहा है या उनको अलग-अलग यूज़ करके उन सबको फिर आपस में जो है कंबाइन किया जा रहा है। ये हाइब्रिड नेटवर्क्स बनाए गए हैं, क्लियरली डिफाइंड है आपके सामने डायग्राम से भी, और इन्हें बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ह्यूमन जो कॉग्निटिव मैकेनिज्म हैं, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस तरह की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये बनाया गया है। या जनरली हम अगर बात करें तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड बनाया गया है। सिमेंटिक नेटवर्क की एग्जांपल वर्ड नेट एक एक्चुअली है क्या, ये लेक्सिकल डेटाबेस है ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की एक लेक्सिकल डेटाबेस है जो कि इसमें क्या करती है, इंग्लिश के वर्ड्स को ग्रुप्स में इकट्ठा करती है और उन्हें उन्हीं वर्ड्स के जो सिनोनिम्स होते हैं उन सिनोनिम्स के सेट्स के साथ जो है वो कंबाइन करके ग्रुप बना देती है और उसको हम सिन सेट्स बोलते हैं। तो सिमेंटिक नेटवर्क इसमें यूज़ होते हैं। और जनरल एग्जांपल अगर हम देखें मज़ीद जनरल डेली लाइफ से रिलेटेड, तो फॉर एग्जांपल बिल इज़ टॉलर देन जॉन। इसका अप्रोप्रिएट स्कीम ये है आपके सामने, एक ऑब्जेक्ट है बिल, दूसरा ऑब्जेक्ट है जॉन, बीच में उनके लिंक क्या है कि बिल टॉलर है किससे, जॉन से। एक अप्रोप्रिएट स्कीम इसकी ये बनेगी कि बिल, अगर हम हाइट वाइज बात करें, दो कंपोनेंट्स ले लें या दो वेरिएबल्स ले लें h1 एंड h2। h1 को हम कह दें कि वो बिल की हाइट है और h2 को हम कह दें कि वो जॉन की हाइट है। तो इसको हम यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि बिल की हाइट h1 ग्रेटर देन है किससे, जॉन की हाइट h2 से, और h1 की वैल्यू हम ले लेते हैं 180 या कुछ भी। ये ऑप्शनल होती है, ऑप्शनल तो नहीं होती बल्कि ये चेंज हो सकती है एक वेरिएबल की फॉर्म में, चूँकि इसलिए। तीसरी टाइप नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की है जी, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। फ्रेम्स क्या होते हैं? A frame is a knowledge representation technique that is used to represent knowledge using numbers of frames related to each other by relationship। फ्रेम एक्चुअली हम यूँ कह सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ वैल्यूज़ या कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, और उन सबको अगर हम इकट्ठा मिलाकर यूज़ कर रहे हैं और उन सब के आप बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं तो ये एक फ्रेम रिप्रेजेंटेशन बनती है। ये इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट पर जो है काम करता है। फ्रेम, जिसका मैंने अभी बताया, इज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स और स्लॉट आइडेंटिफाइंग द कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फ्रेम बेस्ड सिस्टम्स होते हैं वो ऐसे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स होते हैं जिनमें फ्रेम्स इस्तेमाल होते हैं एक नोटेशन की फॉर्म में। और फ्रेम्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस किसने करवाए थे, मार्विन मिन्स्की ने करवाए थे, जो कि जिसने नॉलेज को छोटे छोटे पार्ट्स में, चंक्स में डिवाइड किया था और बाद में उन चंक्स को फ्रेम्स जो है कह दिया था। तो फ्रेम का कॉन्सेप्ट यहाँ से जो है आया था। फ्रेम असल में एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं जो किसी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को या एंटिटी को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। इसमें जैसे हम पहले डेफिनेशन में बताया, स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स की वैल्यूज़ होती हैं। स्लॉट्स में किसी भी टाइप के हो सकते हैं, किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। स्लॉट्स के कुछ नाम्स होते हैं, स्लॉट्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम फेसेट्स बोलते हैं।
फेसेट्स एक्चुअली होते क्या हैं? वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ स्लॉट इज नॉन एज फेसेट। किसी भी एक स्लॉट का डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर हम स्टडी करें, उसकी टाइप, उसका साइज, उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह, तो उस सबको हम उसके फेसेट्स बोलते हैं। हम दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि फेसेट्स जो हैं वो फ्रेम्स के फीचर्स होते हैं, या फ्रेम्स के फीचर्स को फेसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फीचर है या एक फैक्ट है इफ नीडेड, ये हमेशा तब कॉल किया जाता है व्हेन डाटा ऑफ एनी पर्टिकुलर स्लॉट इज नीडेड। किसी एक स्लॉट का डाटा जब हमें चाहिए होता है, हम इफ नीडेड का यूज़ करते हैं स्लॉट या फ्रेम। ये इसी तरह से है जिस तरह हम प्रोग्रामिंग के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को बाद में हम कहीं पर भी यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फ्रेम में जो स्लॉट्स हैं उन स्लॉट्स की तादाद वेरी कर सकती है, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसी तरह से स्लॉट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ फेसेट्स हो सकते हैं और फेसेट्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रेम को हम स्लॉट फिल्टर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। और फ्रेम हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करते हुए हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन विजन, इन सब एप्लीकेशंस को ईजिली इम्प्लीमेंट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन के फ़ायदे हमें कुछ यूँ हैं कि एक तो हमारा जो प्रोग्रामिंग का काम है, वो टास्क है, वो ईजी हो जाता है क्योंकि फ्रेम्स में हम रिलेटेड डाटा की ग्रुपिंग कर देते हैं। तो प्रोग्रामिंग का टास्क जो है वो फ्रेम्स के ज़रिए ईजी हो जाता है। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन इज़ कंपेरेबली फ्लेक्सिबल एंड यूज्ड बाय मैनी एप्लीकेशंस इन एआई। फ्लेक्सिबल है ये टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई एप्लीकेशंस में यूज़ हुई है। कोई भी एक नया स्लॉट अगर आपने ऐड करना है, नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, नया रिलेशन ऐड करना है फ्रेम के अंदर या पूरे उसमें प्रोसीजर के अंदर, मेथड के अंदर या टेक्निक के अंदर, तो वो एक आसान चीज़ है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे एक नेटवर्क बना हुआ है और एक नेटवर्क के अंदर मैं मज़ीद एक और कंप्यूटर अटैच कर दूँ। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हम डिफ़ॉल्ट डाटा भी इजीली इंक्लूड कर सकते हैं और कुछ मिसिंग वैल्यूज़ को हम सर्च भी कर सकते हैं। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करना इजी है, विजुअलाइज करना इजी है। डिसएडवांटेज इसके कुछ यूँ हैं कि इसमें इन्फ्रेंस मैकेनिज़म्स जो है वो आसानी से प्रोसेस नहीं होते। इन्फ्रेंस मैकेनिज़्म हम उस मैकेनिज़्म को बोलते हैं जो कि कुछ रीजंस, कुछ रूल्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स की बेस पर बनाए जाते हैं। तो फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में वो आसानी से या स्मूथली प्रोसीड नहीं होते, प्रोसेस नहीं होते। और फ्रेम रिप्रेजेंटेशन हैज़ अ मच जनरलाइज्ड अप्रोच, ये एक बहुत ही जनरल अप्रोच है। हम किसी भी एक स्पेसिफिक के बारे में ज़रा डिफ़िकल्ट वे में इंटरेक्ट कर सकते हैं फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में। एग्जांपल फ्रेम की कुछ यूँ है। सपोज हम एक एंटिटी लेते हैं पीटर। Peter is an engineer as a profession and his age is 25. He lives in city London and the country is England. So following is a frame representation for this. ये एक टेबल आपके सामने शो हो रहा है, इसमें स्लॉट्स हमने क्या लिए, एंटिटी का नेम, उसका प्रोफेशन, उसकी एज, उसका मैरिटल स्टेटस और उसका वेट। और उस पर फिल्टर्स हमने लगा दी हैं कि नेम उसका पीटर है, प्रोफेशन वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, एज उसकी 25 है, मैरिटल स्टेटस वो सिंगल है, वेट उसका 78 है। तो इस तरह से फ्रेम्स की शक्ल में काम किया जाता है। सिमेंटिक नेटवर्क्स और फ्रेम्स में डिफरेंस क्या होता है? सिमेंटिक नेटवर्क एक आसान और सिंपल वे है किस चीज़ का, एंटिटीज़ और कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनाने का। जबकि फ्रेम्स भी सिमेंटिक नेटवर्क वाले काम करते हैं, लेकिन फ्रेम्स टेक अ मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप अप्रोच। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप अप्रोच यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप हमेशा हम जानते हैं कि दूसरी या आम सिंपल वे से ज़्यादा इजी और एफिशिएंट होती है। चौथी टाइप है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की, प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स असल में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, यानी वो एक पेयर होता है, उस पेयर के अंदर एक कंडीशन होती है और एक एक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है, कंडीशन ट्रू है, तो एक्शन परफॉर्म होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सी लैंग्वेज में इफ़ एल्स या इफ़ देन वाला काम हम करते हैं। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन द एक्शन विल बी परफॉर्म्ड। तीन इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। सबसे पहले हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए, उसके बाद हमारे पास वर्किंग मेमोरी होनी चाहिए, एंड द थर्ड थिंग रिकॉग्नाइज एक्ट साइकिल होना चाहिए। Production rules agent checks for the condition, and if the condition exists, then production rule fires and corresponding action is carried out. एजेंट हर उस शख्स को या हर उस चीज़ को बोल रहे हैं हम जो कि
प्रोडक्शन रूल्स यूज़ कर रहा है। सबसे पहले एजेंट जो है वो प्रोडक्शन रूल चेक करेगा, उसमें कंडीशन चेक करेगा मौजूद। कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती है या ट्रू है तो प्रोडक्शन रूल चलेगा और जो भी कोरस्पॉन्डिंग टास्क या एक्शन है वो परफॉर्म होगा। रिकग्नाइज एक्ट साइकिल क्या होता है? द कंडीशन पार्ट ऑफ द रूल डिटरमिन्स विच रूल मे बी अप्लाइड टू अ प्रॉब्लम। कंडीशन इस पूरे वर्किंग में जो कंडीशन वाला हिस्सा होता है वो एक्चुअली ये डिफाइन कर रहा होता है, वो रूल बता रहा होता है हमें कि कौन सा प्रॉब्लम पर अप्लाई होगा। एंड द एक्शन पार्ट कैरीज आउट द एसोसिएटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। जब कंडीशन वाला रूल या कंडीशन वाला पार्ट या वो रूल सही हो गया, सही कंसिडर कर लिया गया, तो उसके बाद मैंने जैसे बताया एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। एक्शन परफॉर्म हो गया तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स शुरू हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गया। इस पूरे प्रोसेस को हम रिकग्नाइज एक्ट साइकिल बोलते हैं, जो कि तीसरा पार्ट था, पीछे हमने पिछली स्लाइड में देखा। वर्किंग मेमोरी क्या होती है? कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द करंट स्टेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रूल कैन राइट नॉलेज टू द वर्किंग मेमोरी। मेमोरी, आम मेमोरी क्या करती है? डाटा को स्टोर करती है, रूल्स को स्टोर करती है, उस पर लगे हुए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। यहाँ पर भी यही चीज़ें जो है वो इसी तरह से वर्किंग मेमोरी काम करेगी कि जो आपकी प्रॉब्लम की करंट स्टेट है उसको डिस्क्राइब करेगी, उसको सॉल्व करने के लिए जो रूल्स यूज़ हो रहे हैं वो स्टोर करेगी, और बाद में अगर वो नॉलेज मैच कर जाता है आपके उसके साथ, डाटा के साथ या मेमोरी के अंदर स्टोर है उसके साथ, तो इसके ज़रिए हम मज़ीद रूल्स भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं इसकी, एक उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ अ न्यू सिचुएशन और स्टेट जनरेट्स देन मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स विल बी फायर टुगेदर। अगर हमारे पास एक न्यू स्टेट आ जाती है या एक नई सिचुएशन जनरेट हो जाती है तो ऐसे केस में मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स जो है वो जनरेट होते हैं, बनते हैं। इसको हम कन्फ्लिक्ट सेट बोलते हैं। इस सिचुएशन में द एजेंट नीड्स टू सिलेक्ट अ रूल फ्रॉम दी सेट्स एंड इट इज़ कॉल्ड अ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ऐसे सिचुएशन में एजेंट्स को या प्रोडक्शन रूल्स यूज़ करने वाले को नए सेट ऑफ रूल सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जिसको हम कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बोलते हैं। प्रोडक्शन रूल के एडवांटेजेस। प्रोडक्शन रूल्स आर एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। प्रोडक्शन रूल्स हमेशा नेचुरल लैंग्वेज में एक्सप्रेस होते हैं, और नेचुरल लैंग्वेज में एक्सप्रेस की हुई चीज़ ह्यूमंस के लिए, हर शख्स के लिए अंडरस्टैंड करना ईजी है। मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो मेरी नेचुरल लैंग्वेज है। अगर प्रोडक्शन रूल्स भी मेरे जनरेट इसी लैंग्वेज में हो रहे हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ, तो इट मीन्स मैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और प्रोडक्शन रूल्स को भी आसानी से समझ पा रहा हूँ। प्रोडक्शन रूल्स आर हाईली मॉड्यूलर। मॉड्यूलर मीन्स कि हम आसानी से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ रिमूव करना हो कर सकते हैं, कुछ ऐड करना हो कर सकते हैं, किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशन। डिसएडवांटेज इसकी कुछ यूँ है कि प्रोडक्शन रूल्स में लर्निंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, यानी इसमें हम किसी एक चीज़ के, यानी इसके ज़रिए हम किसी एक चीज़ को लर्न नहीं करवा सकते। कुछ इसमें रिजल्ट्स प्रॉब्लम के स्टोर नहीं होते जो फ्यूचर यूज़ के लिए हम स्टोर करते हैं अक्सर मशीन्स में, प्रोडक्शन रूल्स में नहीं होते। During the execution of program, many rules may be active, hence rule-based production system are inefficient. Production rules या इस पर based systems inefficient होते हैं। क्यों? प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान बहुत से रूल्स ऐसे हो सकते हैं इसके अंदर जो कि एक्टिव हों और हमें उनकी ज़रूरत भी ना हो, तो वो इनएफिशिएंटली वर्क करेंगे। एग्जांपल्स इसकी कुछ हम यूँ लेते हैं, जिस तरह पीछे मैंने डिस्कस किया, एक रूल से मुख्तलिफ रूल्स हम निकाल सकते हैं। सपोज एक बस स्टॉप है और एक आप एज अ पर्सन है। अगर कंडीशन हमारे पास कुछ यूँ है और इसको प्रोडक्शन रूल में हम इस तरह लिखेंगे जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इफ़ एट बस स्टॉप एंड बस अराइव्स, यानी अगर आप बस स्टॉप पे हैं और बस आ जाती है तो एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए? गेट इनटू द बस। उसके बाद आगे क्या होता है? अगर आप बस पे चढ़ गए हैं या बस के अंदर चले गए हैं तो इफ़ ऑन द बस एंड पेड एंड एम्प्टी सीट। अगर आप बस के अंदर चले गए हैं, आपने बस का जो रेंट है, फेयर है, वो भी पे कर दिया है, वो भी अगर आपने पे कर दिया है और सीट भी खाली है, तो एक्शन जो है वो परफॉर्म क्या होना चाहिए कि आप जगह पे आसानी से बैठ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बस पे हैं और आपने पे नहीं किया तो एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए? एक्शन परफॉर्म होना चाहिए कि आप चार्जेस पे करेंगे। इसी तरह से अगर आप
बस पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन पे और एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए, गेट डाउन फ्रॉम द बस, यानी आप बस पे गए हैं, आप बस पे चढ़ गए हैं और आप बस पे चढ़ गए हैं और एक्शन जो है बस अपनी मंजिल पे भी पहुंच गई है, तो एक्शन ये परफॉर्म होना चाहिए कि बस जो है आप बस से उतर जाएं, आप अपनी जगह पर मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। कुछ इश्यूज हैं तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू।